हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इससे पहले हम ऑलरेडी 3 एप्लीकेशन स्टडी कर चुके हैं, दैट इज पॉइंट चार्ज के लिए, लाइन चार्ज के लिए एंड शीट चार्ज के लिए। तो बेसिकली आज हम कौन सा चार्ज कंसीडर करने वाले हैं? तो यहां पर हम आज कंसीडर करने वाले हैं स्फीयर ऑफ रेडियस r0 with यूनिफॉर्म चार्ज ρ0 कूलाम पर मीटर क्यूब। ये आपको यहां पर गिवन है। देखिए यहां पर जो आपका स्फीयर है ना, तो बेसिकली आपको स्फीयर ऑफ चार्ज गिवन है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जैसे हमने लिया था ना लाइन चार्ज, तो लाइन चार्ज में हमें क्या गिवन था? यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी गिवन थी हमें, ठीक है ना, ρl कूलाम पर मीटर। शीट चार्ज में हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन थी। उसी तरीके से अब आपके पास एक वॉल्यूम है, एक तरह से एक स्फीयर है, स्फीयर ऑफ चार्ज है। उसके कारण अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो यहां पर अब आप समझिएगा, जो आपके पास स्फीयर ऑफ चार्ज है जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ρ0 कूलाम पर मीटर क्यूब आपको गिवन है, तो उस केस में अब आप D, कैपिटल D बाय यूजिंग गॉस लॉ कैसे अचीव कर सकते हैं? तो आप ध्यान से अंडरस्टैंड करिए। जैसा मैंने हमेशा बोला है गॉस लॉ के एप्लीकेशन को पढ़ाते समय कि सबसे पहले आपको गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करनी होगी, सबसे पहले आपको सिमेट्री ढूंढनी होगी। अगर सिमेट्री आपको ना मिले तो फिर उस केस में आप गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डी। गॉस लॉ होल्ड जरूर करेगा, लेकिन कैलकुलेशन ऑफ डी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको सिमेट्रिकल सरफेस ढूंढनी होगी, सबसे पहले आपको गॉसियन सरफेस ढूंढनी होगी। तो देखिए, चूंकि स्फीयर ऑफ चार्ज है तो ऑब्वियसली बात है स्फीयर के सिमेट्रिकल एक और स्फीयर ले लीजिए, या तो उसके अंदर ले लीजिए या तो उसके बाहर ले लीजिए, तो वो सिमेट्रिकल ही होगा ना। तो गॉसियन सरफेस जो आपकी होगी ना, बेसिकली वो दो केस में आप ले सकते हो, यहां पर केस 1 और केस 2। तो यहां पर केस 1 में अगर मैं बात करूं तो सपोज करो आपके पास ये आपको r0 रेडियस का एक स्फीयर ऑफ चार्ज गिवन है। क्लियर अच्छे से यहां तक? और इसके बाहर आपने गॉसियन सरफेस ली है। बेसिकली आपने यहां पर कंसीडर किया है r इज ग्रेटर देन इक्वल टू r0। ठीक है, आपने एक स्फीयर लिया है, आपने एक गॉसियन सरफेस ली है और आपने क्या लिया है? r ग्रेटर देन इक्वल टू r0। अगर आपको याद हो तो जब हमने पॉइंट चार्ज लिया था एप्लीकेशन नंबर 1 में, तब भी हमने स्फेरिकल सरफेस ही ली थी। ठीक है, तो स्फेरिकल सरफेस हमारी ये है जो रेडियस r वाली है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है, ये आपकी है स्फेरिकल सरफेस। मैं यहां पर इसको हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए। जो यहां मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूं वो आपकी है स्फेरिकल सरफेस, और ये मैंने लिया r ग्रेटर देन इक्वल टू r0। अब मैं यहां पर केस 2 लेता हूं। केस 2 आपका क्या होगा? देखो यहां पर फिर से आपके पास r0 रेडियस का एक स्फीयर है, स्फीयर ऑफ चार्ज है जिसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ρ0 है। अब यहां पर हम लोग फिर से गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रहे हैं। अब इस बार जो गॉसियन सरफेस हम कंसीडर कर रहे हैं वो अंदर की तरफ कर रहे हैं। तो यहां पर जो r है, बेसिकली आप क्या मेंशन करेंगे? r इज लेस देन इक्वल टू r0। ये आपने दो चीजें यहां पर कंसीडर कर ली हैं। क्लियर हो गया? दो बिल्कुल अलग अलग केस है। तो यहां पर अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैपिटल डी। क्योंकि देखिए कैपिटल डी आपको ना हर जगह कैलकुलेट करना था। जो आपके पास स्फीयर ऑफ चार्ज गिवन था ना आपको, स्फीयर ऑफ चार्ज आप देख सकते हैं r0 रेडियस वाला, तो उसके बाहर भी कैलकुलेट करना था, उसके अंदर भी कैलकुलेट करना था, एवरीवेयर आपको यहां पर कैलकुलेट करना था। तो यहां पर ना पहले मैं केस नंबर 2 को सॉल्व करूंगा, फिर मैं केस नंबर 1 को सॉल्व करूंगा। तो सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप देखो यहां पर अगर हम सॉल्व करने के लिए जाएं केस नंबर 2 को, तो हमें सबसे पहले क्या अंडरस्टैंड करना होगा? गॉस लॉ, जो हम हमेशा जानते हैं। तो गॉस लॉ आपका क्या होता है? d डॉट ds इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। ये हमें पता होता है। यहां पर आप समझना, यहां पर हमें ना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है जिसकी वैल्यू ρ0 है। तो आप क्या करो,
आप बहुत बार स्टडी कर चुके हो, गॉस लॉ में भी मैंने आपको स्टडी करवाया है। क्यू को आप क्या लिख सकते हो, रो वी डी वी लिख सकते हो, ये आपको पता ही है ऑलरेडी। तो आप क्यू को रो वी डी वी लिख दो, ठीक है। वी क्या होता है, वॉल्यूम, तो मीटर क्यूब यूनिट होती है आपकी, तो यहां पर कुलाम पर मीटर क्यूब इंटू मीटर क्यूब आपको मिल जाएगा कुलाम। ये समझ में आ गया। तो अब देखो यहां पर, अब आप समझो अल्टीमेटली आपने कंसीडर तो कि स्फीयर ही किया है, ठीक है। तो जो आपका एप्लीकेशन नंबर 1 था, आप रेडियस आर के डायरेक्शन में ही एक तरह से यहां पर कैलकुलेशन कर रहे हो, डायरेक्शन आपका रेडियस आर वाला डायरेक्शन ही है। दैट मींस ये जो आपका डी है ना, इसको आप कैसे शो कर सकते हो, डी आर ए आर। क्लियर है, एप्लीकेशन नंबर 1 में भी हमने सेम चीज किया था। तो डी आर ए आर किया, जिसमें डी आर क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ए आर साथ में फिर डायरेक्शन हो गया। तो यहां पर अब अगर आप देखोगे, जैसे मैंने बोला कि आप रेडियस आर वाले डायरेक्शन में ही कैलकुलेट कर रहे हो, तो नॉर्मल डायरेक्शन भी आपका कौन सा है, ये रेडियस आर वाला डायरेक्शन ही है। तो जो डीएस का डायरेक्शन होता है नॉर्मल डायरेक्शन, वो भी आपका क्या होगा, रेडियस आर वाला डायरेक्शन ही होगा। ये भी हमने एप्लीकेशन नंबर 1 पे लिया था। तो आप देखो यहां पर चूंकि ए आर आपका डायरेक्शन है डीएस का, ठीक है, तो जब ए आर डायरेक्शन होता है तो हम क्या क्या वेरी कराते हैं, डी थीटा डी फाई, और सामने क्या आता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब ए आर होता है तो तब आता है आर स्क्वायर साइन थीटा। मैं हर लेक्चर में बोल रहा हूं, फॉर्मूलेस याद करना सीख जाइए, सबकी सिर्फ एक ट्रिक है, उस ट्रिक को फॉलो करिए। तो क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये आपका आ गया डीएस आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई ए आर। अब आप देखो जब आप डी डॉट डीएस निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ए आर डॉट ए आर तो 1 हो जाएगा, ठीक है। डी आर अब आपका कांस्टेंट है तो वो आउटसाइड हो जाएगा, तो कितना आएगा देखो, डी आर, इसको मैं पुट कर रहा हूं, और यहां पे कितना हो जाएगा आपका डीएस। क्लियर है, आपका डी आर आउटसाइड हो गया क्योंकि ये अब आपका कांस्टेंट है। आपके लिए डीएस का मतलब सिर्फ इतना है, ध्यान रखना, मैंने ए आर डॉट ए आर 1 कर दिया है, डीएस का मतलब सिर्फ ये वैल्यू। क्लियर है, तो यहां पर इक्वल टू में आप क्या कर सकते हो, अब देखो रो वी की वैल्यू कितनी गिवन है, रो 0, अगेन ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। रो 0 को आप आउटसाइड कर दो, डीवी को आप यहां लिख दो, फिर देखो आप फिर से डी आर। अब डीएस का मतलब आपके लिए ये है ना, मैंने आपको बताया। तो आप देखो क्या करोगे, कैलकुलेशन में आपको सिखाते चलता हूं। वैसे स्फीयर के केस में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि स्फीयर का टोटल एरिया कितना आएगा, हमें पता है स्फीयर का टोटल वॉल्यूम कितना आएगा, ये पता ही होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम कैलकुलेशन करेंगे, कारण क्या, कि कल को कोई नया क्वेश्चन आ गया तो कैलकुलेशन तो करना आना चाहिए ना, अदरवाइज सिर्फ इसी क्वेश्चन तक ही लिमिटेड रह जाओगे आप। क्लियर हो गया। तो आप देखो डीएस मतलब डबल इंटीग्रेशन, क्या क्या है, डी थीटा डी फाई। तो मैंने हमेशा बोला है जब भी लिमिट ना गिवन हो, या जब भी आप स्टैंडर्ड थ्योरी पढ़ रहे हो, थीटा मतलब 0 टू पाई, फाई मतलब 0 से 2 पाई, तो लिमिट पुट कर दो। तो यहां पर क्या रखोगे आप, देखो साइन थीटा अवेलेबल है तो साइन थीटा मेंशन करो, इसके अलावा डी थीटा डी फाई ये हो गया आपका, और देखो साथ में आपका ना आर स्क्वायर भी अवेलेबल था। लेकिन देखो आप थीटा और फाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो आर स्क्वायर आउटसाइड हो जाएगा, सीधा सीधा बाहर निकाल दो आर स्क्वायर को। अब इस तरफ देखो, रो 0 ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा, और स्फेरिकल में क्या होता है, डीवी का फॉर्मूला या डिफरेंशियल वॉल्यूम का फॉर्मूला, अगेन ट्रिक के थ्रू याद रखना है। तो क्या होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। तो ये आप मेंशन कर दोगे यहां पर, और देखो थीटा की लिमिट पुट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 से पाई, फाई की 0 से 2 पाई। आर की लिमिट क्या पुट करोगे, क्योंकि आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, इस तरफ आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं था इसलिए आर बाहर हो गया, यहां तो है ना। तो देखो रेडियस समझो, रेडियस की वैल्यू अगर आर है तो आर वो मैक्स लिमिट आप पहुंचे तब आपको मिला, मतलब आप जब यहां से स्टार्ट करोगे और यहां तक पहुंचोगे तो आर मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, स्टार्ट कहां से कर रहे हो, स्टार्ट बेसिकली बाय डिफॉल्ट आप किससे कर रहे हो, 0 से। तो क्योंकि रेडियस नेगेटिव आप ले जाओगे नहीं, तो लिमिट क्या रखोगे, 0 टू आर। तो यहां पर आप मेंशन कर दो 0 से आर, ठीक है। तो अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो आर स्क्वायर डी आर माइनस कॉस थीटा डी फाई का फाई हो जाएगा सिंपल,
0 से 2 पाई, थीटा का लिमिट क्या है 0 से पाई। यहां पर देखो रो 0। अब देखो फाई का तो फिर से डी फाई का फाई होने वाला है, तो इसको तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 0 से 2 पाई। साइन थीटा का वापस से क्या होगा माइनस कॉस थीटा 0 से पाई। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा r³/3। ठीक है, इसको भी साथ में मेंशन कर दो r³/3 और लिमिट क्या है 0 से r। तो ये दोनों आपके अब इक्वल हैं। अब जो जो आप लिख सकते हो वो लिख लो। वैसे एक बात क्या हम सोच नहीं सकते हैं, जब आप माइनस कॉस थीटा में 0 और पाई यहां लिमिट पुट करोगे और यहां भी माइनस कॉस थीटा में 0 और पाई लिमिट करोगे, कैंसिल ही होगा ना, वैल्यू तो सेम ही आएगी दोनों तरफ। तो कैंसिल कर दो ना, यहां से ये दोनों को, फाई वाले को भी कैंसिल कर दो, सेम ही तो आएगा आंसर। लेकिन इसको कैंसिल करने से एक नुकसान अभी ये है कि जो मैं फॉर्मूले आपको बताना चाहता था वो फॉर्मूले मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि वैसे तो स्फीयर का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, लेकिन जो फॉर्मूला आपको पता है वो आया कैसे ये भी तो दिखाना है ना हमें। तो देखो यहां पर मैं पूरा लिख देता हूं, तो अभी फिलहाल मैं यहां लिख देता हूं, फिर हम वापस से केस 1 के लिए सेपरेट स्पेस क्रिएट कर लेंगे। आप देखो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा r², फिर dr, और जब आप लिमिट पुट करोगे माइनस साइन को पहले आप बाहर कर दो तो cos थीटा बचेगा, तो cos पाई -1 और cos 0 क्या होता है 1, तो -1 कितना बच जाएगा -2, और माइनस साइन यहां से कैंसिल हो जाएगा। वैसे सिंपल तरीका बताऊं क्या करना चाहिए आपको, जब भी ना माइनस साइन होना तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने की जगह लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर लिया करो, सिंपल। तो पहले cos 0 1, फिर माइनस cos पाई -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 आ गया। यहां पर देखो 2 पाई और इक्वल टू में देखो रो 0 एज इट इज, फिर यहां पर 2 पाई, फिर यहां पर फिर से 2, यहां पर क्या हो जाएगा r की लिमिट r ही, तो कितना हो जाएगा r³/3। एक्चुअल मुझे आपको शो यही करना था, देखो dr को छोड़ के बाकी सब कितना आया 4 पाई r², dr ये आया 4 पाई r², यही होता है ना स्फीयर का एरिया, देखो वही आया है। और रो 0 को छोड़ के dv का इंटीग्रेशन कितना आया देखो 4/3 पाई r³, यही होता है ना हमारा स्फीयर का वॉल्यूम, देखो यही आया है। इससे देखो ये बात समझ में आती है कि कल को कोई नई चीज भी आती है, ऐसी ज्योमेट्री जिसका वॉल्यूम या एरिया में नहीं पता है, हम निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखो, अब आप कट पिट कर दो सारी चीजों को जो हम कर भी रहे थे ऑलरेडी। तो आप देखो यहां पर क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, यहां से 2 पाई कैंसिल, यहां से 2 और 2 कैंसिल, जो ऑलरेडी मैंने कैंसिल कर दिया था। ठीक है, उसके बाद r² और r³ कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा आपका r बचेगा, और इसके अलावा कुछ भी कैंसिल हो रहा है आपका नहीं। तो dr की वैल्यू यहां से कितनी आएगी देख लो आप, dr की वैल्यू आपकी निकल कर आएगी रो 0 साथ में r है आपका और डिवाइड बाय 3 है। ये कौन सा केस था, व्हेन r इज लेस देन इक्वल टू r0। फॉर दिस ध्यान रखना, अभी हम लोगों ने केस 2 कंप्लीट किया है, बट अभी हमारा टारगेट केस 1 का भी है, तो वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन केस 1 को करते समय कुछ बातें तो आपको क्लियर है कि आपको दोबारा से ये इंटीग्रेशन ds या इंटीग्रेशन dv निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आपको तरीका पता है। क्लियर हो गया, तो अब हम केस 1 कंसीडर करते हैं। तो आप देखो मैंने केस 2 का आंसर यहां सेपरेटली लिख दिया है। वैसे एक और पॉइंट मेरे माइंड से निकल गई बताना आपको, हमने स्टार्ट में d इक्वल टू dr लिया था ना, तो अगर आप डायरेक्शन भी शो करना चाहो तो यहां से कर सकते हो ना। आप देखो d फाइनल क्या लिखोगे, रो 0r/3 इंटू ar, ऐसे आप शो कर सकते हो। ठीक है, सेम चीज है अगर आपको डायरेक्शन बस शो करना हो तो ये आपका यहां पर केस 2 था। अब केस 1 पे आते हैं। देखो केस 1 पे क्या बोला मैंने, r ग्रेटर देन इक्वल टू r0। केस 2 में बेसिकली आपने r को छोटा लिया था r0 से, ठीक है, पर 0 से बड़ा लिया था, ये बात तो थी ना, तभी तो मैंने लिमिट क्या ली थी 0 से r तक ली थी एक इंटीग्रेशन में। अब आपका r जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू r0 है। इस बात को मैं आपको याद दिला देता हूं, स्फीयर ऑफ रेडियस r0 विथ यूनिफॉर्म चार्ज, मतलब जो आपका स्फीयर ऑफ चार्ज है ना, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है आपका, जो एप्लीकेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है जो मैंने ब्लैक से यहां पर बनाया हुआ है आपके लिए, ये वाला, ये जो ब्लू से बना हुआ है, ये आपने जो गॉसियन सरफेस कंसीडर की है R,
ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना कि जो आपका चार्ज है वो सिर्फ स्मॉल r0 रेडियस तक ही है, उसके बाहर अवेलेबल नहीं है। ये बात ध्यान रखना आप अच्छे से। अगर आप लास्ट केस की बात करोगे और इस केस की बात करोगे तो कुछ बहुत मेजर डिफरेंस है, आपको समझना होगा। देखो यहां पर जब आप वापस से गॉस लॉ अप्लाई करोगे, दैट मींस d डॉट ds इज इक्वल टू रो v dv, तो यहां पर फिर से आप d की वैल्यू dr ar रख दोगे, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे आप कोई भी सरफेस कंसीडर करो, कैलकुलेशन तो आप r डायरेक्शन में ही कर रहे हो, तो डायरेक्शन वगैरह में कोई चेंजेस नहीं है। आप देखो यहां पर आप फिर से वही सिचुएशन ले आओगे, dr इंटीग्रेशन ds और रो v की वैल्यू रो 0 है और dv। अब आपका मेन कैलकुलेशन है जो आपको अंडरस्टैंड करना है, तो समझो। जब आप ds निकालने के लिए जाओगे, ठीक है, ds मतलब कौन सा एरिया आप कंसीडर कर रहे हो, तो आप कौन सा एरिया कंसीडर कर रहे हो, ये वाला, ये आपको समझना होगा। ठीक है, आपने कौन सी सरफेस कंसीडर करी है, r रेडियस वाली, ये आपको समझना होगा। तो यहां पर आप क्या मेंशन करोगे, dr और 4 पाई r स्क्वायर, ये आपका यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, अब आप समझो, यहां पर इसको देखो। जब आप इसको कैलकुलेट करने के लिए जाओगे तो आप जब ट्रिपल इंटीग्रेशन करोगे ना, तो आपको ध्यान क्या रखना होगा कि आप अंदर तो वही रखोगे, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, फाई की लिमिट 0 से 2 पाई, इसके अलावा थीटा की लिमिट 0 से पाई, और इसके अलावा आप देखो जब आप आर की लिमिट पुट करने के लिए जाओगे तो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है जो आपको समझनी होगी। देखो वो क्या है, यहां पर आप समझो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं जो मैंने अभी रिपीट किया था, कि जो चार्ज है ना वो सिर्फ r0 तक है। आप एरिया भले ही ये वाला कंसीडर कर रहे हो, तभी आपने यहां पर 4 पाई r स्क्वायर रखा, आप ये वाली सरफेस ले रहे हो, लेकिन चार्ज इसके बाहर है ही नहीं। जब है ही नहीं तो आपने यहां लिखा क्या है, देखो ना, रो v, उसकी जगह आपने क्या लिखा, रो 0। तो जो रो 0 है ना, उसकी वैल्यू इस r0 के बाहर 0 है। मतलब अगर रो 0 0 है r0 के बाहर, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या है, जो आप लिमिट लोगे ना, वो कितनी लोगे, वो आप लोगे 0 से लेकर r0। अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, मैं इसलिए ना केस 2 को, फिगर को वापस से आपको यहां ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखो केस 2 में आपका क्या था, केस 2 में था आपका कि r जो है आपका वो लेस देन इक्वल टू था r0। मतलब यहां पर अगर मैं r0 वाला सर्कल पहले बना दूं, आपके लिए ब्लैक से बना रहा हूं r0 वाला, ये r0 वाला था और ये था आपका r। ठीक है, तो यहां पर जो r0 वाला था, ठीक है, वो ये है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, और जो हमने गॉसियन सरफेस ली थी r वाली, वो हमने ली थी r लेस देन इक्वल टू r0 केस नंबर 2 में। वहां पर क्या था, वहां पर आपका r0 रेडियस में, एक्चुअली दोनों जगह r0 रेडियस तक ही आपका चार्ज अवेलेबल था। ठीक है, तो यहां पर जो r0 रेडियस है ना, वो वाला स्फीयर आपका बड़ा स्फीयर था, मतलब इस पूरे स्फीयर के लिए चार्ज अवेलेबल था, तो ऑब्वियस सी बात है इसके लिए भी अवेलेबल रहेगा। मतलब वहां पर आपको लिमिट जो है, आप जो सरफेस कंसीडर करना चाहते हो वहां तक आप लिमिट ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। देखो अल्टीमेटली एम क्या है, आप यहां पर गॉसियन सरफेस जो कंसीडर कर रहे हो ना, आपको वहीं तक लिमिट लेके जानी है एक्चुअल में। तो गॉसियन सरफेस आप कौन से रेडियस की कंसीडर कर रहे हो, आर रेडियस की, चाहे केस 1 हो चाहे केस 2 हो। केस 2 में क्या था, जब आप आर रेडियस की गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रहे थे, तो आपको गॉसियन सरफेस तक की लिमिट लेके जानी थी आर की, मतलब 0 टू आर। तो वो आप आराम से लेकर जा सकते थे, क्योंकि चार्ज जो है, स्फीयर ऑफ जो चार्ज है आपका, वो आपका r0 रेडियस वाला, वो बड़ा स्फीयर है, कोई प्रॉब्लम थी नहीं। जब r0 रेडियस पे अवेलेबल था यहां पर, तो r रेडियस पे तो अवेलेबल होगा ही होगा। यहां पर भी केस नंबर 1 में भी आप r तक ही पूरा जाना चाहते थे, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि जो आपका रो 0 है वो तो सिर्फ r0 तक ही अवेलेबल है। सरफेस तो आप यही वाली कंसीडर करना चाहते हो, आर वाली, पिछली बार भी आप यही आर वाली ही कंसीडर करना चाहते थे, इसलिए आपका आंसर भी देखो आर के फॉर्म में ही आया था। लेकिन यहां पर तकलीफ क्या हो गई, सरफेस तो आपने आर वाली कंसीडर कर ली, ठीक है, यहां पर देखो चार्ज का कहीं कुछ नहीं है, डीएस निकालना था, आर वाला आपने निकाल दिया। यहां पर प्रॉब्लम क्या हो गई, यहां पर 0 से r0
तक तो इट्स ओके, लेकिन जब आप R0 से R मतलब ये वाले पोर्शन में जा रहे हो तो चार्ज अवेलेबल ही नहीं है, मतलब रो 0 0 है। दैट्स व्हाई यहां पर आप सिर्फ 0 से R0 जा रहे हो। ये पॉइंट समझ में आ गया? मतलब यहां पर आप 4πr² लिख सकते हो, यहां पर चार्ज का कोई कंसेप्ट नहीं था, लेकिन यहां पर है। तो यहां पर आपका आंसर क्या आएगा? देखो, dr 4πr²। अब ऑलरेडी ये कैलकुलेशन आप कर चुके हो, बस आपने लिमिट 0 से r रखी थी, अब 0 से r 0 है, तो जो आपका आंसर आ जाएगा रो 0 4/3 पाई r0 का क्यूब आ जाएगा। अब इसके बाद 4 कैंसल, और एक चीज और, यहां पर आप r² और r0 क्यूब को कैंसल मत कर देना ना, गलत हो जाएगा, वो दोनों अलग अलग हैं। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो यहां पर देखो dr का आंसर क्या हो जाएगा? रो 0 r0 क्यूब डिवाइडेड बाय 3r का स्क्वायर। ये किस केस के लिए है? r ग्रेटर देन इक्वल टू r0 के लिए। केस 2 के लिए ऑलरेडी हमारे पास आंसर है। हाँ, एक और काम, dr तो d की वैल्यू लिख दो, रो 0 r0 क्यूब अपॉन 3r² ar, फिनिश। तो ये आपका एप्लीकेशन यहां पर कंप्लीट होता है, एप्लीकेशन नंबर 4। एक बात मैं जरूर बोलूंगा, देखो हम क्या करते हैं, लाइन चार्ज के ऊपर एप्लीकेशन, पॉइंट चार्ज के ऊपर एप्लीकेशन और शीट चार्ज के ऊपर एप्लीकेशन, ये हमेशा पढ़ के जाते हैं, लेकिन ये एप्लीकेशन हम लीव कर देते हैं। तो देखो, हमें कुछ भी लीव नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट है या जो लेस इंपॉर्टेंट भी है, हमें अच्छे से बस पढ़ना है, हमें कोशिश करनी है समझने की। हमें हमेशा ये पॉइंट हमेशा माइंड में रखना चाहिए कि हमें एग्जाम में बिल्कुल टॉप के मार्क्स लाने हैं, और उसके लिए जितना आसान तरीके से हम सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर पाएं, उसके ऊपर क्वेश्चन कर पाएं, हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ एक बार, वन टाइम ये स्टडी होती है, 6 मंथ्स टू 8 मंथ्स या 9 मंथ्स। अगर आप डेडिकेशन से दे देते हो, स्मार्टली दे देते हो, तो आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करते हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और साथ साथ में आपका एप्लीकेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।